हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम उसका एक्सरसाइज 3.5 बनाने वाले हैं। बोलिए, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 बना लिए थे। आज हम कौन सा चैप्टर बनाएंगे, कौन सा एक्सरसाइज 3.5, फिर इसके बाद बनाएंगे 3.6, तब ये जाके आपका चैप्टर पूरा खत्म होगा। इसमें हम आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना। बोलिए, इसको हल करने का टोटल 3 गो विधि अभी तक बता चुके हैं। क्या विधि बता चुके हैं? 3 गो। आज हम इसका चौथा विधि बताएंगे। क्या करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कौन सा विधि बताएंगे? चौथा विधि बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे बुक से बाहर, फिर आपको तब बुक का क्वेश्चन हम करवाएंगे। देखिए, पहला जो विधि हम आपको बताए थे वो बताए थे आलेखीय विधि। कौन सा विधि बताए थे? आलेखीय विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा विधि हम आपको क्या बताएं? बोलिए, दूसरा विधि बताए हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि बताएं? जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा विधि हम आपको बताएं विलोपन विधि। कौन सा विधि बताएं हैं? एलिमिनेशन मेथड। अभी हम चौथा विधि जो आपको बताने वाले हैं वो है आपका वर्ज गुणन विधि। कौन सा विधि है? हाँ, वर्ज गुणन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नहीं, ये विधि जो है थोड़ा सा सबसे आसान विधि है और बहुत कम जगह में बन जाता है, बहुत कम समय में भी बन जाता है ना। जगह भी कम लेता है और समय भी कम लेता है। और विधि जो है, ये जो मेथड है थोड़ा आसान है। बाकी जो 3 मेथड बताए हैं ना, उससे थोड़ा आपको आसान लगेगा, बशर्ते आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत भारी विधि बन जाएगा, बहुत भारी मेथड बन जाएगा। समझ रहे हैं? हम आपको कोशिश करेंगे उस ढंग से समझाने का ताकि आपके लिए बहुत आसान बन जाए और आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि वर्ज गुणन विधि होता क्या है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिख के रखे हैं वर्ज गुणन विधि। देखिए क्या होता है वर्ज गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है एक आसान तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, दो रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस को जल्दी हल कर सकते हैं। एक ऐसा विधि है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को आसान तरीका से और जल्दी हल कर सकते हैं। अब देखिए, यह तरीका खासकर तब काम आता है जब समीकरण इस रूप में हो। किस रूप में? इस रूप में। देखिए, इस रूप में अगर नहीं है तो इस रूप में लाएंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण हम लिए हैं, इस रूप में नहीं था तो इस समीकरण को हम क्या किए, इस रूप में लाएंगे। यहाँ पे देखिए किस रूप में होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 क्या है? पहला पद है जो कि x का गुणक होता है ना। बोलिए, अगर चर x y के रूप में हो तो x का गुणक पहला पद क्या कहलाएगा? a1। और b1 क्या है? बोलिए, पहला समीकरण का हम बात कर रहे हैं। दूसरा पद है जो y का गुणक होता है ना। c1 क्या होता है? अचर पद। c1 क्या होता है? अचर पद, बराबर में 0। अब देखिए दूसरा समीकरण में a2 क्या होता है? x का गुणक होता है जो पहला पद होता है दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण में b2 क्या होता है? दूसरा पद जो y का गुणक होता है। दूसरा समीकरण में c2 क्या होता है? तीसरा पद होता है जिसको अचर पद भी कहते हैं। उसके बाद बराबर क्या है? 0। देखिए, बराबर 0 के रूप में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप इस मेथड का यूज कर पाएंगे। अगर बराबर 0 के रूप में नहीं है समीकरण तो समीकरण को क्या करेंगे, बराबर 0 के रूप में लाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिया है 2x प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 है ना। इसको बराबर 0 के रूप में पहले हम लाए हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस y, 5 इधर प्लस में था ना, तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा? माइनस में। अब बराबर कुछ तरफ क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 0। क्या बचेगा? 0। यानी 0 के रूप में लाना है पहले समीकरण को, तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बता रहे एग्जाम्पल है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 8, तो इसको भी हम 0 के रूप में लाएं। देखिए 3x प्लस 2y, 8 इधर प्लस में है, बराबर किस तरफ लाए तो 8 क्या हो गया? माइनस में। आप बराबर दे दिए, बराबर कुछ तरफ कुछ नहीं बचा तो मतलब क्या? 0। क्या बचा? 0। यानी इस समीकरण को देखिए बराबर 0 के रूप में लाएंगे, तभी जो है ये वाला मेथड फॉलो करेगा, है ये वाला जो फार्मूला जो है फॉलो करेगा। अब देखिए फार्मूला हम कैसे बनाएं, इसका सूत्र ये देखिए x है, ये क्या है? x है। ये क्या है? x है। x चर है ना, दो चर है इसमें। देखिए एगो x एगो y, एगो क्या है? अचर पद है, यही ना। तो बोलिए, पहला जो चर है वो आपका x है, तो x के लिए फार्मूला यहाँ पे हम बनाएं। फिर बराबर दूसरा जो चर है वो y है, तो y के लिए इसके नीचे बटा में फार्मूला बनाएं। फिर बराबर 1, अचर पद को क्या माने? 1। अचर पद को क्या माने हैं? 1। अचर पद को क्या माने हैं? 1। अब देखिए इसके नीचे भी हम फिर फार्मूला बनाएं। कैसे हम बनाए हैं देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लिखे हैं। देखिए ये पहला समीकरण है, तो पहला पद को क्या कहते हैं? a1। दूसरा पद को क्या कहते हैं? b1। अचर पद को क्या कहते हैं? c1। ये देखिए दूसरा समीकरण है, पहला पद को क्या कहते हैं? a2। दूसरा पद को b2, तीसरा पद को c2। इसी तीनों पद से देखिए ये फार्मूला बना है। इसी तीनों पद से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद में क्या है? चर x है ना, चर x है। दूसरा पद में चर y है। तीसरा पद में क्या है? अचर पद। इसी तीनों पद से फार्मूला बनता है। कैसे बनता है देखिए बताते हैं। जैसे देखिए चर x के लिए बनाना है, अपने से देखिए बनाए, x को ढक दीजिए। x को क्या कीजिए? x के लिए बनाना है ना, x के नीचे x से ढक देंगे। आप देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, b1 गुना c2 लिखा है ना वहाँ पे, b1 गुना c2। देखिए वहाँ लिखा है b1 गुना c2, फिर घटा देना है। अब देखिए b2 गुना c1, b2 गुना, जैसे देखिए आप इसको ढकिएगा तो यही दोनों दिखाई देगा आपको, ई दोनों और ई दोनों, यही दोनों के गुणनफल को घटा देते हैं। ये दोनों गुणनफल क्या करते हैं? घटाते हैं। देखिए b1 गुना c2 है, b1 गुना c2। फिर देखिए यहाँ पे किसका गुना लिए हैं, इसको ढके हुए हैं, अभी इसका गुना कर दिया। अब इसका b2 गुना c1, b2 गुना c1, इसी दोनों के गुणनफल को क्या किए हैं? घटा दिए। अब देखिए चर y के लिए कैसे निकालते हैं, y के लिए निकालना यही ना, y वाला चर, इसको ढक देंगे। इसको क्या करेंगे? ढक देंगे। तो अब इसके बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है और ये यही दिख रहा है। तो c1 गुना a2, c1 गुना a2, फिर c2 गुना a1, दोनों के गुणनफल को क्या किए? घटा दिया। अब अचर पद देखिए, अचर पद को ढकिए। अब क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है आपको, a1 गुना b2, a1 गुना b2, फिर a2 गुना
v1, ये दोनों के गुणनफल को क्या किए, घटा दिए। इसको ढकिए, दोनों के गुणनफल को घटा दीजिए। इसको ढकिए, दोनों गुणनफल को घटा दीजिए। इसको ढकिए, दोनों गुणनफल को घटा दीजिए। नहीं, तीन को पद है ना, तो तीनों पद के लिए अलग अलग निकालें। पहला पद देखिए चर x के रूप में ढके, ये दोनों गुणनफल आ गया, दोनों गुणनफल को क्या किया, अंतर कर दिया, नहीं घटा दिया। फिर चर y को ढके, ये दोनों दिख रहा है आपको, ये दोनों गुणनफल को क्या किए, घटा दिए। फिर अचर पद को ढके, फिर ये दोनों का गुणनफल आपको दिखेगा, दोनों गुणनफल को घटा दिए। चाहे तो फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं, खुद से क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ये जब भी क्वेश्चन देगा आपको 2 4 वाला रैखिक समीकरण, तो आपसे पूछेगा, आपको बोलेगा अगर देखिए इसका केवल एक गुणनखंड है, बोलिए, जैसे हम आपको बताए थे, देखिए 3 स्थिति बताए थे, लिख देते हैं आप, 1 2 3। हमको आपको बोले थे a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 को, तो ऐसी स्थिति में बताना है कितना हल होगा। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो ऐसी स्थिति में बताना कितना हल होगा। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होता है, कितना हल होता है, अनेक हल। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं, क्या होता है, कोई हल नहीं। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, बोलिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको देगा ना, समीकरण दे देगा, देखिए जीरो के रूप में नहीं रहेगा, सबसे पहले तो हम जीरो के रूप में लाएंगे समीकरण को। क्या करेंगे, जीरो के रूप में लाएंगे। अगर पहले से वो जीरो के रूप में है, बराबर जीरो के रूप में, तब उसको कुछ करना नहीं। अगर देखिए पहले दिया हुआ था नहीं ना जीरो के रूप में, इसको हम जीरो के रूप में पहले लाए हैं, फिर इसको तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ही पता चलेगा कोई हल नहीं है कि अनेक हल है कि अद्वितीय हल है। तो जब इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, तभी जाके आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, बाकी दोनों इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन में देखिएगा बोला जाएगा, अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, समीकरण दे देगा, बोलेगा पहले इसको तुलना करके पता कीजिए कि किस समीकरण का अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है। जिस समीकरण का अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, उसी को जो है वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा। देखिएगा अभी इसको चेक हम कर लेते हैं, इसका अद्वितीय हल है कि क्या है ना, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसको, देखिए हल करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे हल करते हैं, देखिए यहाँ देख पा रहे हैं क्या, यहाँ a1 बराबर क्या है, x का गुणक 2 है, b1 बराबर क्या है, y का गुणक 1 है, कितना है 1, c1 बराबर क्या है, अचर पद -5, कितना है -5। आप देखिए दूसरा समीकरण आते हैं, a2 बराबर लिखेंगे, b2 बराबर लिखेंगे, c2 बराबर, a2 बराबर देखिए x का गुणक कितना है 3, b2 बराबर देखिए y का गुणक कितना है 2, c2 बराबर देखिए अचर पद कितना है -8। अब देखिए तुलना करने पर, तुलना करने के बाद ही पता चलेगा क्या हल है, तुलना करने पर। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर निकालिए 2 बटा 3, b1 बटा b2 बराबर निकालिए 1 बटा 2 है। यहाँ देखिए पहला और दूसरा का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, यहीं से पता चल गया था, अगला लिखने की जरूरत नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के है, इसलिए क्या है, इसलिए इस समीकरण का अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल है। इस समीकरण का क्या है, केवल एक हल है। आप बताइए इस समीकरण का केवल एक हल है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्ग गुणन विधि से हल कर सकते हैं। अगर इसका केवल एक हल नहीं होता तब वर्ग गुणन विधि से हल नहीं कर पाते, ऐसा देखिएगा क्वेश्चन में ही आपको बोलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तुलना करके पता करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तभी इसको आप क्या करेंगे, वर्ग गुणन विधि से हल करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे खाली तुलना करके छोड़ देंगे। तुलना करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आगे हल नहीं करना। अब इसको जैसे तुलना किए, इसका क्या पता चला, अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है समीकरण का। अब इसको हम वर्ग गुणन विधि से भी क्या करेंगे, हल करेंगे, वर्ग गुणन विधि से भी क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम फार्मूला पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, चाहे तो आप अपने से भी फार्मूला बना सकते हैं। करा कि फार्मूला पे हमको नहीं बनाना है, हम बिना फार्मूले के बनाएंगे। देखिए कोशिश करते हैं, इतना जगह अगर बन जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करते हैं। देखिए फार्मूला से नहीं बनाइएगा, देखिए पहले तो कौन सा चर, पहला पद के लिए लिखेंगे फार्मूला, फिर दूसरा पद के लिए, फिर तीसरा पद। पहला पद क्या है, चर x के रूप में, x के रूप में चर है, दूसरा पद जो है वो चर y के रूप में, तीसरा पद जो है अचर पद के रूप में। तो अचर पद को एक मानना है हमेशा। देखिएगा आप देखिए x के लिए लिख रहे हैं, x को ढक देते हैं, x को क्या करते हैं, ढक देते हैं। b1 गुना c2, b1 गुना c2, यहाँ x लिख लीजिए। b1 गुना c2, b1 कितना है 1, b1 कितना है 1, गुना c2, c2 कितना है -8। आप देखिए बराबर y के लिए लिखिए, सॉरी यहाँ पे अंतर भी लिखना है फिर अभी। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए b2 गुना c1, b2 कितना है 2, गुना c1, c1 कितना है -5, कितना है -5। ये हम x के लिए लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं, अब देखिए y के लिए लिखते हैं, सॉरी y के लिए लिखते हैं। देखिए देखिए y को ढकिए, अब आइए c1 गुना a2, c1 गुना a2, c1 है आपका -5, गुना a2, a2 कितना है 3, इन है। अब इसको घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है, इसको क्या करना है, देखिए जैसे इसको घटाए हैं ना उसी तरह से इसको घटाना है। देखिए y को ढके थे ना, इसका गुना कर दिया, अब इसका गुना c2 गुना a1, c2 गुना a1, c2 कितना है -8 गुना a1, a1 कितना है 2। ये y के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, एक के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं। अचर पद को एक माने हैं, एक के लिए लीजिए। देखिए अचर पद को ढकिए,
तो ये गुना ये गुना ये, A1 गुना B2, A1 है आपका 2 गुना B2 कितना है 2 माइनस, अब देखिए अचर पर धक्के फिर देखिए इसका गुना हो गया। अब इसका A2 गुना B1, A2 कितना है 3 गुना B1 कितना है 1, बस इसी को खाली हल कर दीजिए ना, ये बराबर ही, फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे हल करते हैं। ये x हो गया, ये देखिए 8 गुना 1 तो हो गया 8 माइनस में, अब देखिए 2 बचे 10, यहाँ भी माइनस प्लस में 10, बराबर देखिए y के लिए 5 दिया 15 माइनस में है, 8 दूना 16 माइनस में, यहाँ भी माइनस प्लस में 16। अब बराबर देखिए 1 के लिए देखिए 2 दूना 4, 3 एकम 3 माइनस में 3, इसको जब आप हल कीजिएगा ये जगह x बटा 10 में 60 गया 2, y बटा 16 में 15 गया 1 बटा 1, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो पहला वाला चर है इसका तुलना इसके साथ कर दीजिए चर पद के साथ, और दूसरा जो चर y है इसका भी तुलना क्या कर दीजिए इसके साथ, कि सब एक दूसरे क्या है बराबर, हमको चरे का अनुमान निकालना है x का और y का। तो चर x वाला का तुलना एक बार इसके साथ कीजिए, एक बार चर y वाला का तुलना इसके साथ कीजिए, क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है बराबर है, ये वाला सब एक दूसरे क्या है बराबर है, तो किसी का भी तुलना किसी के साथ हम करके उसका मान निकाल सकते हैं। उसका मान क्या कर सकते हैं निकाल, जैसे आप तुलना कीजिएगा तो इसका तुलना इसके साथ कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे x बटा 2 है इसके साथ इसका तुलना कीजिए चर पद के साथ, तो x गुना 1 तो x हो गया, 2 गुना 1 तो 2, x का मान कितना आ गया 2। अब देखिए y का तुलना कीजिए अचर पद के साथ, तो y बटा 1 बराबर इधर 1 बटा 1, y गुना 1 तो क्या हो गया y, 1 गुना 1 तो 1, तो y का मान कितना आ गया 1, x का मान 2 y का मान 1। देख रहे हैं कितना लाइन में आया, एक लाइन ही हुआ, एक लाइन आपका ही हुआ 2 लाइन, एक लाइन इसको सॉल्व किए 3 लाइन, 3-4 लाइन में देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल हम लिए हैं, अब हम बुक का क्वेश्चन करेंगे, हल करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम जो है एक्सरसाइज 3.5 यानी बुक का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। एक नंबर में देखिए 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का हेडिंग करा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, उसी को कह रहा है वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। आपको देखिए हम 3 स्थिति बताए थे, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला स्थिति बताए थे हम A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, ऐसी स्थिति में जो है समीकरण का हल क्या होगा अद्वितीय। क्या होगा अद्वितीय मतलब होता है केवल एक, अद्वितीय का मतलब क्या होता है केवल एक, यानी अद्वितीय हल होगा। दूसरा स्थिति बताई थी आपको हम A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। ऐसी स्थिति में जो है समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब देखिए तीसरा स्थिति आपको बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ऐसी स्थिति में जब रहे समीकरण तब इसका अनेक हल होता है। क्या होता है देखिए ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 के आपको बताए हैं। A1 बटा A2 देखिए दोनों समीकरण का पहला पद है ना, B1 बटा B2 क्या है दोनों समीकरण का दूसरा पद है, C1 बटा C2 क्या है दोनों समीकरण का तीसरा पद है। यहाँ देखिए पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में केवल एक हल होगा समीकरण का। पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं होगा तीसरे पद के अनुपात के। ऐसी स्थिति में जो है समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरा स्थिति हम बताए थे आपको, तीसरा केस आपको बताए थे पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर होगा तीसरे पद के अनुपात के, नहीं यानी तीनों पद का अनुपात जब एक दूसरे के बराबर होगा, ऐसी स्थिति में जो है समीकरण का अनेक हल होगा। कितना होगा अनेक हल होगा। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, जो कि पहले आपको बता चुके हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन को बनाने में इसका यूज होगा, क्वेश्चन को बनाने में इसका यूज होगा, इसलिए पहले हम उसको बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दो को चर वाला जो है दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हम तुलना करके पता करते हैं कि इसका क्या हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, कि केवल एक हल है। जब इसका केवल एक हल होगा तभी इसको कह रहा है कि वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए, वरना हल नहीं कीजिए। तो चेक करते हैं पहले हल। देखिए इसका शुरू करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आपको लिखना है A1 बराबर A2 बराबर A1 के बाद यहाँ लिखना है B1 बराबर, फिर यहाँ लिखना है C1 बराबर ना। पहला समीकरण का जो है तीनों पद बराबर लिखना है। फिर दूसरा समीकरण में जब आइएगा आप A2 बराबर लिखना है, B2 बराबर लिखना है, फिर C2 बराबर लिखना है। तो पहला समीकरण का लिख लेते हैं। देखिए A1 x का गुना कितना है 1, कमा दीजिए। B1 देखिए y का गुना कितना है -3, कितना है कमा। C1 देखिए अचर पद कितना है -3। अब आइए दूसरा समीकरण में, पहला पद कितना है x का गुणक 3 है, दूसरा पद कितना है y का गुणक -9, कितना है। तीसरा पद देखिए यानी अचर पद देखिए इसका कितना है -2। आप देखिए दोनों समीकरण का 3 को पद है ना 1 2 3, दोनों समीकरण का देखिए 1 2 3 तीनों पद को लिख दिए हैं ना। आप देखिए तुलना करते हैं पता चल जाएगा। लिखिए तुलना करने पर, तुलना कीजिए पहला को पहला के साथ, दूसरा पद को दूसरा पद के साथ, तीसरा पद को तीसरा पद के साथ।
तो देखिए A1/A2 1/3 है, 1/3 है। फिर देखिए B1/B2 -3/-9 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 कम 3 3 तिया 9 कट के आ गया 1/3, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3। अब तीसरा पद का तुलना करते हैं, C1/C2 C1/C2 -3/-2 माइनस से माइनस देखिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 1/3 है, यहाँ भी 1/3, यहाँ 3/2, यानी ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखिए, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ना, यानी पहला पद का अनुपात बराबर है दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं है तीसरे पद के अनुपात के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। लिखिए, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो आगे इसका सॉल्यूशन भी नहीं करना है, ठीक है। अगर इसका देखिए केवल एक हल होता तब इसको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं कौन विधि से, वर्ज गुणन विधि से। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है जिस समीकरण का अद्वितीय हल है, मतलब केवल एक हल है, उसी समीकरण को क्या कीजिए, वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए, नहीं तो कंपेयर करके तुलना करके खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका देखिए कोई हल नहीं है, इसको आगे सॉल्व करना नहीं है वर्ज गुणन विधि से, इसका आंसर यहीं पर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको तुलना करके पहले पता करेंगे कि इस समीकरण का कितना हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि एक हल है। नहीं, जब एक हल होगा तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करेंगे, हम वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। देखिए वर्ज गुणन विधि से हल करना तो इसको हम किस रूप में लाना पड़ेगा, इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हमें 2x + y या -5 = 0 0 रूप में लिखेंगे ना इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2y या -8 = 0। 8 इधर प्लस में, इधर ले माइनस, बराबर कुछ तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो 0 के रूप में दोनों को लिख लिए ताकि वर्ज गुणन विधि से हल करने में आसान होगा। अब देखिए हल इसका कीजिए, हल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए। पहला समीकरण में पहला पद बराबर लिखेंगे, दूसरा पद बराबर और तीसरा पद, यानी A1 B1 C1। दूसरा समीकरण में भी वही, A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। देखिए A1x का गुणक कितना है, 2, B1 देखिए y का गुणक 1, C1 देखिए अचर पद कितना है, -5। दूसरा समीकरण आइए, A1 देखिए x का गुणक कितना है, 3, कितना है, B1 देखिए सॉरी A2 का, A2 देखिए 3 हो गया, B2 देखिए y का गुणक कितना है, 2, C2 देखिए अचर पद कितना है, -8। आप तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, तुलना करने पर, इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर करना, तुलना करने पर तुलना करिए, पहला पद को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा के साथ। पहला पद को पहला के साथ हो गया 2/3, दूसरा को दूसरा के साथ यानी B1/B2 हो गया 1/2, तीसरा को तीसरा के साथ कीजिए C1/C2 -5/-8। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 2/3 1/2 है, यानी पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं है। हमको यहीं से पता चल गया इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, यही पता चल गया। यहाँ लिखिए, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यही से हमको पता चल गया, तो इसको देखने का जरूरत भी आगे नहीं है। इसलिए क्या होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय समझते हैं ना, बोलिए। अद्वितीय मतलब केवल एक। देखिए किताब में नहीं लिखा है केवल एक, किताब में खाली लिखा है अद्वितीय हल। क्या लिखा है, अद्वितीय हल। बुक में क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय हल। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, केवल एक हल। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जिस समीकरण का अद्वितीय हल है, जिस समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है, तभी जो है जाके उस समीकरण को क्या कीजिए, वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। अब इसको हम देखिए वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। यह देखिए वर्ज गुणन विधि, देखिए अब इसको हम वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। इस समीकरण को क्या करेंगे, वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए पहला पद के लिए लिखे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिएगा, देखिए x के लिए लिखिए, पहला पद के लिए x को ढक दिए, कोई दिक्कत। आप देखिए दोनों गुना कीजिए, 1 गुना -8 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है ना, 1 गुना -8, 1 गुना -8, फिर घटाना, देखिए इधर देखिए, फिर इसको गुना कीजिए, 2 गुना -5, 2 गुना, बिना फार्मूला डायरेक्ट ढक के बनाइए खाली, 2 गुना -5। आप देखिए y के लिए देखिएगा, y को ढक रहे हैं। दूसरा पद के लिए लिखेंगे ना फार्मूला, तो दूसरा पद को ढक दिए। दूसरा पद में क्या है, 4 जो है y के रूप में, तो y को ढक दिए। आप देखिए -5 गुना 3, -5 गुना 3, फिर घटाना है, देखिए -8 गुना 2, -8 गुना 2, कोई दिक्कत। आप देखिए अचर पद के लिए लिखेंगे, अचर पद को 1 मानेंगे, अचर पद को ढकिए। यहाँ देखिए 2 गुना 2, 2 गुना, फिर घटा 3 गुना 1, 3 गुना 1। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है खाली। देखिए x 8 है कम 8, माइनस में आ जाएगा, 5 दूना 10, माइनस
प्लस में। अब देखिए 5 तिया 15 माइनस में, देखिए 8 दूना 16 माइनस माइनस प्लस में। अब देखिए 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। ये देखिए 10 में से 8 गया 2, 16 में से 15 गया 1, 4 में से 3 गया 1, नहीं। अब देखिए ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो किसी का भी तुलना किसी के साथ भी कर सकते हैं एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो पहले देखिए चर एक्स वाला का तुलना हम 1/1 के साथ कर लेंगे एक बार, फिर एक बार y बटा 1 का तुलना हम क्या करेंगे 1/1 के साथ करेंगे, तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे इसका तुलना करेंगे इसको मिटाने के बाद। इसको हम अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो आपका चर है x यानी x बटा 2 बराबर है y बटा 1 बराबर है 1/1, यानी ये सब एक दूसरे के बराबर है, तीनों पद क्या एक दूसरे के बराबर है। हम क्या कर सकते हैं, किसी का तुलना किसी से भी कर सकते हैं बराबर करके, जब सब एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे देखिए चर जो x वाला है उसका तुलना हम 1/1 के साथ एक बार करेंगे, फिर ये जो चर आपका y है यानी y बटा 1, फिर इसका तुलना एक बार 1/1 के साथ करेंगे, x y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए, आगे देखिए यहाँ सॉल्व करें, लिखिए तुलना करेंगे इसका तब आंसर आएगा। तुलना करने पर इसका तुलना चर x वाला का तुलना एक बार चर पद के साथ कीजिए, तो x बटा 2 बराबर 1/1, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। फिर ये जो चर y है इसका भी तुलना एक बार अचर पद के साथ कर दीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि देखिए सब एक दूसरे के बराबर है, किसी का भी तुलना किसी के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ताकि x और y का मान आपको निकालना है। अब देखिए x गुना 1 तो x, 2 गुना 1 तो 2, y गुना 1 तो y, 1 गुना 1 तो 1, यानी कहने का मतलब जैसे x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। x और y का मान निकालना था, निकल गया। x का मान 2, y का मान 1, इसको नोट कीजिए। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3x माइनस 5y बराबर 20 है, 6x माइनस 10y बराबर 40 है, यही है। इसको पहले जीरो के रूप में ले आते हैं, ताकि अगर इसका हल अगर अद्वितीय हल होगा तो वर्गीकरण विधि से हल करने में आसान होगा ना, नहीं होगा तब तो कोई बात नहीं। 3x माइनस 5y बराबर माइनस 20 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए आप जो पहला समीकरण है इसमें देखिए पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर नहीं, फिर तीसरा पद बराबर, यानी a1 बराबर निकालेंगे, b1 बराबर निकालेंगे, c1 बराबर। उसी तरह दूसरा समीकरण में a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर। देखिए पहला समीकरण में a1 हो गया x का गुणक 3, b1 हो गया y का गुणक माइनस 5, c1 हो गया अचर पद माइनस 20। अब देखिए दूसरा समीकरण में देखिए a2 यानी पहला पद 6 है, b2 यानी दूसरा पद माइनस 10 है, c2 यानी अचर पद माइनस 40 है। तुलना कीजिए, तुलना करने पर देखिए पहला को पहला के साथ कीजिए, यानी पहला पद को पहला पद के साथ, यानी a1 बटा a2 बराबर आ गया 3/6, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया 1/2। अब देखिए दूसरा पद को दूसरा पद के साथ कीजिए, b1 बटा b2 तो बराबर हो गया माइनस 5 बटा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये भी आ गया 1/2। तीसरा पद को तीसरा पद के साथ कीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस 20 बटा माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये भी आ गया 1/2। यहाँ पे देखिए पहला पद का अनुपात 1/2 आ गया, दूसरा पद का अनुपात भी 1/2 आ गया, तीसरा पद का भी अनुपात 1/2 आ गया, यानी तीनों पद का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। यहाँ लिखे चुके a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। जब तीनों पद का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण का अनेक हल होता है। कितना हल होता है, इसलिए समीकरण का अनेक हल है। देखिए वर्गीकरण विधि से कब बोला हल करने के लिए, किस स्थिति में, जब उसका अद्वितीय हल हो, तब ना बोलता है वर्गीकरण विधि से हल करने। तो इसका अद्वितीय हल है, अनेक हल है, तो इसको वर्गीकरण विधि से हल करना नहीं है। ठीक है, यहीं तक इसको नोट कीजिए।